तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आज हम जो है ये जो 14 सितंबर को जो AITS हुआ था रैंक बूस्टर टेस्ट, बाप रे वो इतना ज़्यादा टफ था, इतना ज़्यादा मतलब कि मैं बता नहीं सकती। एकदम नीट 2025 की याद आ गई एग्ज़ाम के। भाई साहब जब मैंने पेपर देखा तो उसमें मतलब कि बायोलॉजी में पूरे असर्शन रीज़न स्टेटमेंट बेस्ड पूरे भर भर के इतने सारे क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में एकदम कैलकुलेशन तो पूछो ही ना। और मैं मतलब कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं ली हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन बैच, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। बट जब भी वहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है तो जैसा कि आप लोग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो मैं PW विद्यापीठ की ओल्ड स्टूडेंट रह चुकी हूँ ऑफलाइन सेंटर की। तो वहाँ की टीचर से मेरी जान पहचान है अच्छी खासी। तो मैं जब भी जाती हूँ वहाँ पे तो सब टीचर मुझे जानते हैं, और मेरी दोस्त वगैरह भी पढ़ती हैं वहाँ पे। तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे DPP वगैरह हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ भी, तो मैं जाती हूँ तो मुझे वो सब मिल जाता है। मुझे पता होता है कि कहाँ रखा है। मैं जाके या तो खुद ले लेती हूँ चुपचाप बिना किसी से कुछ बोले, रखा रहता है सब बाहरी स्टूडेंट के लिए, या फिर मैं मांग लेती हूँ किसी दोस्त से अपनी। तो टेस्ट था ये 14 सितंबर को, तो मुझे तो पता था कि टेस्ट है, तो मैं तो पहले से अपना तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड कर रही थी। तो भले मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है, लेकिन मैं जाती हूँ वहाँ से पेपर लेके आती हूँ खुद से घर पे आके। OMR शीट है मेरे पास, तो मैं लगाती हूँ बैठ के अपना एकदम एग्जाम की तरह, जैसे सब कुछ होता है डिसिप्लिन बना के एक रूम में सब कुछ। तो मैं गई थी पेपर लेने, तो एक दोस्त थी उसने पेपर दिया था, तो वो पेपर दे के अपना मुझे अपना क्वेश्चन पेपर देती थी। तो यहाँ पे उसका नाम वगैरह है, जो कि इसीलिए मैं यहाँ पे ये मोबाइल का कवर रख दी हूँ उसको हाइड करने के लिए। तो आओ चलो देखते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं मतलब कि एक्सप्लेन वगैरह नहीं करूँगी, मैं बस दिखा दे रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। इस बार नीट 2026 में मतलब कि हर तरफ से हर लेवल की तैयारी करके जाना है। ईजी आया तो कोई बात ही नहीं, टफ जो पढ़ा रहेगा तो ईजी उसके लिए क्या ही है, बाकी टफ की तैयारी करके जाना है जैसे इस साल आया था। तो चलो देखते हैं, बॉटनी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि बॉटनी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आया था, और मैं विपिन शर्मा सर की नोट्स एकदम एक दिन पहले ऐसे पढ़ के गई थी। और फिर जब मतलब कि मैंने जब पेपर लगाना शुरू किया तो मतलब कि मुझे पहली बार बॉटनी से ज़्यादा टफ मुझे जूलॉजी लगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उसमें द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आया था, उसमें कॉकरोच फ्रॉग, भाई साहब मैं आपको दिखाती हूँ आगे, चलो देखते हैं। तो ये रहा हमारा बॉटनी, जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 91 से। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ। मैं सारी चीज़ जो है पेपर में ही सॉल्व करती हूँ, पीछे नहीं, जो क्वेश्चन जहाँ है उसका आंसर वहीं पे लिखती हूँ, ताकि मुझे बाद में जब रिवाइज़ करना हो कुछ तो मुझे इधर उधर भागना ना पड़े, किसका सॉल्यूशन कहाँ लिखा था, ये मैंने कैसे किया था, क्या जहाँ तक आता है उसका क्वेश्चन अगर छोटा सा रहता है तो मैं मतलब छोटा छोटा लिख के उसी में एडजस्ट करती हूँ कि वहीं पे उसका आंसर आ जाए। तो आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा इसका कैलकुलेशन है, देख रहे हो आप लोग, ये ईजी है क्वेश्चन, बट इसका कैलकुलेशन 0.0536, 0.20, देख एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। मैं तो मतलब कि क्या बताऊँ, फिजिक्स तो मैंने देखा ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी इधर उधर देखी, फिर मैं सर दर्द करने लगा, मैं तो छोड़ दी। और वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ के दे रही थी टेस्ट, घर पे ही दे रही थी, तो अपने ऊपर था। फिर भी अगली बार ट्राई करूँगी तो फिर पूरा अटेम्प्ट करूँ। आओ देखते हैं बॉटनी। तो ये देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आया था, हमारा पहला चैप्टर आया था हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, वन सेल टाइप हैज़ अ डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप व्हाइल द अदर सेल टाइप डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर एनवलप। तो जाहिर सी बात है, इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस पूछा गया है कि हाँ क्या होता है, तो वही बताना था। तो देख लो, जो अच्छे से पढ़ा होगा किसी चीज़ को, मतलब चैप्टर कोई अच्छे से पढ़ा होगा तो वही कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा। हाँ मुझे मतलब कि जैसे नीट एग्ज़ाम में मुझे 1.5 घंटे लगे थे ना सॉल्व करने के, सेम उससे ज़्यादा ही लग गए यहाँ पे। तो देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन कोई पढ़ेगा ट्रिकी है, लेकिन आंसर बहुत ईजी है। पहले तो मैं यहाँ तक पढ़ी तो मुझे लगा ये क्या ही कह रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, इन द कंटेस्ट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन इन बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज विच सेल ऑर्गेनेज इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग। जैसे ही मैंने पैकेजिंग देखा मेरे चेहरे पे स्माइल आई, मैं समझ गई, क्योंकि ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, अगर कहीं पे आपको कुछ भी हो, कहीं पे अगर वहाँ पे हाइड्रोलेट एंजाइम से रिलेटेड कुछ हो, या फिर क्या कहते हैं उसको, ये सुसाइडल बैग, इससे मतलब कि एंजाइम्स हो, ऐसा कुछ हो, तो हमारा लाइसोसोम आंसर होगा। और अगर क्या कहते हैं पैकेजिंग का काम हमारा गोल्जी अपैरेटस का होता है, ऐसा कुछ कहीं पे हो तो वो गोल्जी अपैरेटस होगा। ठीक है, और बाकी ये मैथ्स था, ईजी ही था। इसको देखते हैं, इसमें पूछा था मतलब कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मतलब एक्सट्रैक्ट है प्रोटीन का, जिसे हम इजी आसानी से निकाल सकते हैं बाहर। तो आपने अगर पढ़ा होगा डिटेल में तो विपिन शर्मा के नोट्स में है इंक्लूडेड। प्रोटीन और लिपिड्स के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक पेरीफेरल करके होता है, पेरीफेरल एक्सट्रैक्ट, और जो कि हमारा एक्सट्रिंसिक होता है, और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि हमारा इंट्रिंसिक होता है। तो जो पेरीफेरल होता है वो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होता है, बाहर ही होता है सरफेस पे ही प्रोटीन, तो उसको निकालना ईजियर है, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो कि इंट्रिंसिक होता है, वो हमारे जो है मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, तो इसलिए उसको निकालना तो आसान नहीं है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटीन रिप्रेजेंट दैट इज़ ईजियर टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो इससे तो हम समझ गए ना कि ये हमारे पेरीफेरल प्रोटीन की बात कर रहा है। तो यहाँ देख लो, CD तो नहीं होगा, उसको तो बिल्कुल मतलब देखो ही ना, क्योंकि CD देख रहे हो ना कहाँ रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको पता भी नहीं है कि CD है क्या, तो उससे क्या लेना देना है, वो तो अंदर है ना, उसको देखना ही नहीं है। आप AB को देखो, AB को देखो, और A को अगर ध्यान से देखो तो ये देखो ऊपर 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 ये, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो प्रोटीन एकदम सरफेस पे ही प्रेजेंट है ऊपर। B तो B भी देखने में लग रहा है, लेकिन B उतना नहीं जितना कि A।
ये देखो। तो ए बी में मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है आंसर सही लगाया मैंने, दिमाग लगाया, थोड़ा सा दौड़ा, ए ही आंसर है इसका, ए होगा। ठीक है आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये देखो, व्हाट स्ट्रक्चर विद इन क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। अब अगर किसी को ये नहीं पता, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर पढ़ेगा तो उसको पता होगा, और ये चीज़ फोटोसिंथेसिस में भी बताया जाएगा। तो अब ये चीज़ अगर जिसको ना पता हो कि हाँ भाई क्या कहते हैं, ये लाइट क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो वो सब फोटोसिंथेसिस में पता चलेगा। पर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया जाएगा सब, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, और विपिन सर के नोट्स में तो सब कुछ है, इंक्लूडेड है। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, थैलेकॉइड में क्या होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। देखो कैसे, उसका एक ट्रिक था, सर ने बताया था, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर से हो जाएगा डार्क और साहब से हो जाएगा स्ट्रोमा। तो हो गया सिंपल, मुझे ये ट्रिक याद है तो मैंने कर लिया। डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में होता तो बचा क्या, थैलेकॉइड, तो थैलेकॉइड हो गया। मुझे ये भी याद था कि हाँ थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होता है, पर मैंने एक बार ट्रिक से भी आजमाया, मैंने कहा कि हाँ स्ट्रोमा का तो ये ट्रिक था ना डॉक्टर साहब, तो इसे मैं कन्फर्म हो गई 100% कि यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी देखो ये तो ईजी था, ये मैंने ये स्किप कर दिया। और ये मैंने मतलब कि पहला ऑप्शन देख के मैंने टिक कर दिया, मैं कहीं आगे नहीं देखूँ क्योंकि ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मुझे ये याद था ड्यूप्लेट्स, तो मैंने इसी को देख के टिक कर दिया। ठीक है, बाकी जो बहुत अच्छे से यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम और क्या कहते हैं ये लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, अच्छे से एकदम पढ़ना है। मतलब कि ये चैप्टर में हमेशा अगर टेस्ट होता तो मेरे बहुत कम नंबर आते थे, बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि 100 से भी कम आते थे। और बॉटनी तो ज़्यादातर सबको नहीं पसंद होता है, पर मतलब कि ये चैप्टर स्पेशली इतना तो मुझे प्लांट फिजियोलॉजी से नहीं दिक्कत था जितना कि इस चैप्टर से था। हमेशा इसको स्किप करती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं इस बार तो मैं पढ़ूंगी इसको अच्छे से। और मैंने पढ़ा, और मैंने जो बैच का डीपीपी होता है वो भी टेलीग्राम पे ऐसे मिलता है ना पीडीएफ के फॉर्म, मैंने वो पूरा लगाया था। तो उसमें के क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, तो मैंने लगा लिया, लेकिन उसके एक भी क्वेश्चन टाइप के इस पेपर में नहीं दिखे जितना बड़े बड़े इसमें था। तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो मतलब कि अच्छा खासा मैंने इसको तैयार किया था। मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि इतना, पहले तो मैंने पेपर देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ है, मैंने कहा पहले ट्राई तो करती हूँ ऐसे कैसे। मैंने किया, फिर हाँ आंसर की मुझे जितना मिला, मुझे पूरा भी आंसर की नहीं मिला, अभी मांग रही हूँ दोस्तों से यार आंसर की भेजो मुझे मैच करना है। तो मैं बाकी देख रही हूँ, खुद से ही मिला रही हूँ। तो मैंने बॉटनी में देखा कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही है, 40 अटैम्प्ट किए थे, 5 स्किप किए थे, जिसमें से मेरे 34 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है, यानी कि मेरे 130 मार्क्स बने बॉटनी में। बाकी का तो मतलब कि बता ही नहीं सकती, क्या ही बताऊँ। जूलॉजी का तो जिससे कि इतना मतलब कि सबको ईजी लगता है, हलवा लगता है ना, तो जूलॉजी वैसा कुछ था नहीं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये देख सकते हो आप लोग, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही आए थे ना नीट 2025, याद आया, कुछ यादें ताज़ा हुई एकदम। क्या भयंकर भयंकर क्वेश्चन आए हैं, बट मज़ा आया मुझे तो इस बार बॉटनी बहुत मज़ा आया। ऐसे पेपर बनना चाहिए, कम से कम कट ऑफ तो कम जाएगा, कट ऑफ भी कम जाएगा, पेपर भी ठीक ठाक रहेगा, लेवल में रहेगा। जो चला जाता है ना 680 पे भी कॉलेज नहीं मिलता किसी को, तो इस बार तो समझ में आएगा। ठीक है, ये देख सकते हो क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत हवा लगा, मैं देख के डर गई, अरे बाप रे ये क्या है। फिर जब मैं ध्यान से पढ़ी अच्छे से एकदम ध्यान से ना, तो मतलब जब मैं याद करने लगी चीज़ों को, सर के नोट्स को, मतलब जो मैंने पढ़ा था ऐसे दिमाग में एकदम जैसे कॉपी पेस्ट हो गया, तो उसको ऐसे आंखों बंद कर याद कर रही हूँ। अच्छा तो हो गए, बहुत आराम से हो गया। लेकिन अभी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ जूलॉजी का, आप लोग को दर्शन कराती हूँ। सो ये रहा हमारा जूलॉजी, कहाँ गया ये। अगर जूलॉजी को ये समझ के पढ़ेगा ना कि हाँ बस नहीं, बस वन शॉट से हो जाएगा, यही गलती मैं भी की, वन शॉट से बस हो जाएगा ना, तो बहुत बड़ी गलती करे। क्योंकि बॉटनी में तो ठीक है चीज़ें, मतलब क्लियर है सब कुछ, लेकिन जूलॉजी में क्या है कि उसमें ना केस बेस्ड टाइप के पूछ ले, वो अपने ह्यूमन से रिलेटेड होता है। तो आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ा तो ज़रूरी नहीं है कि किताब से ही पूछे, किताब से ही पूछेंगे, लेकिन उसको रियल लाइफ से रिलेट करके पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एकदम केस बना के पूछ रहे हैं, एकदम भयंकर वाला। और जिसका एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा ना, वही कर पाएगा, उसको सोच पाएगा, समझ पाएगा, उसको सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि बायो नहीं रहा, पता नहीं उसको लग रहा है ऐसे कि जैसे अभी से डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा चीज़ इसमें सोचवा रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि क्या ही दिए थे, समझ में ही नहीं आ रहा। कॉकरोच फ्रॉग से इनको पता नहीं कि इतना ज़्यादा लगा होगा कि बता नहीं सकते। ये देखो, अ न्यू टॉक्सिन इज डिस्कवर्ड दैट स्पेशली टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय न्यूरोग्लियल सेल्स, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑन द न्यूरल सिस्टम। क्या है ये, क्या क्या मतलब, मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या रहा है। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उनको तो शायद ईजी लगे और ये भी लगे कि हाँ से, लेकिन भाई वो होता है ना एक स्ट्रेस टाइप का, जब टेस्ट देने बैठो तो बस वही उस टाइम ना ABCD भी आ जाए तो नहीं समझ में आता क्या है। तो इसका आंसर होगा द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इम्पेयरिंग न्यूरोनल सपोर्ट। इस चैप्टर को मुझे लगा था कि सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मैंने डीपीपी लगाया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था मेरा। मुझे लगा हाँ अच्छा है भाई, सब कुछ क्लियर है। लेकिन पेपर देखा तो अलग ही इनका, पता नहीं क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया भगवान। और कॉकरोच का तो ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा था, बट ये सब चीज़ों में थोड़ा सा हो जाता है ना कन्फ्यूज़न, तो वही सब है, भूल गए थे। बट फिर भी सोच समझ के दिमाग लगा के बहुत कर ही लिया ठीक ठाक। बट अभी आंसर नहीं मैच किया। बाकी किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, पूरा आंसर चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसे भेज दूँगी। बाकी इसमें तो पूरा हौच पौच हुआ है, तो उस पर मत ध्यान देना, जिसका पेपर है उसने किया है ये सब। तो अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन है
Our heart consists of all four types of tissue. What is the most critical analytical interference that can be drawn from this statement? अब इसमें से तो पहले मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, नहीं ठीक लगा, दूसरा तीसरा नहीं ठीक लगा, मुझे चौथा ठीक लगा क्योंकि इससे रिलेट कर रहा है। द हार्ट इज़ द ओनली मोस्ट इवोल्यूशनरी एडवांस्ड ऑर्गन इन द बॉडी। बात तो सही है, बाकी ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ सकते हो ऑप्शन, मुझे यही ठीक लगा और आंसर भी यही होगा 4th। ठीक है, बाकी देखते हैं और कौन सा मुझे अजीब सा लगा, दिखाती हूँ आपको। किधर गया? डिफेंसिव ये होता है, इनको पता नहीं, मुझे ये इतना ही समझ में आ रहा है कि क्या फ्रॉग से इतना, क्या इनको फ्रॉग और कॉकरोच से इतना लगाव है कि इतना मतलब कि दे रहे हैं, जितना कि अपने एनिमल टिश्यू यानी कि अपने टिश्यू अपने बॉडी जो कि काम की चीज़ है, पढ़ेंगे आगे, उसको नहीं दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देख सकते हो। कॉकरोच का दिए हैं आँख वाँख, लैब्रम, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें पूछा कि हाँ मतलब कि डिनोट करो कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, तो ठीक है। ये याद रखना कि लैबियम कहाँ होता है, लैब्रम क्या होता है। तो लैबियम हमारा लोअर लिप होता है, तो लैब्रम हमारा अपर लिप होता है। तो इससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि लैबियम जब लोअर लिप होता है तो जाहिर सी बात है यही होगा, यही नीचे है। लैब्रम अपर लिप होता है तो ये हो गया, बाकी सब अपने से हो ही गया आंसर। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये देखो, ये क्या है भाई, ये देखो, इन अ फ्रॉग हार्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट। अब मतलब हमें अब फ्रॉग का भी हार्ट, पहले तो ये था हाँ भाई 2024 पेपर इतना ईजी आता, ये लगा था हाँ ऐसे ही फ्रॉग कॉकरोच को पढ़ लो, जितना मतलब होता था नॉलेज डीप से डीप, टीचर भी उतना ही पढ़ाते थे, यहाँ पढ़ के क्वेश्चन जो है बन जाता था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, इनको मतलब कि फ्रॉग के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, उसके आँख में आ गया, तो कान में आ गया, तो हाथ पैर उंगली सब में आ गया इंटरेस्ट। तो कहाँ पे उसका फोल्ड लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, सब कुछ, उसके डिजिट नंबर बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन फ्रॉग हार्ट्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट आर्टियम वाइल ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स द राइट आर्टियम, बोथ आर्टियम एम्प्टी इनटू अ सिंगल वेंट्रिकल। दिस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट। अब बताओ, अब मैंने तो इतना डिटेल में हार्ट का तो पढ़ के गई नहीं थी, और वो भी मतलब ये कॉमन सेंस की बात भी है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसका आंसर 3rd होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स इन द वेंट्रिकल। बाकी करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको कुछ और लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, आपको कुछ और लग रहा है तो बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा किसका आंसर। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसमें ये लोग ने ये ढंग का क्वेश्चन लगा है थोड़ा, हाँ भाई डायग्राम दे दिया, बताओ क्या है। तो फर्स्ट हो जाएगा टेंडन एंड लिगामेंट रिस्पेक्टिवली। इसमें अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया, ये भी ठीक ठाक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन तो जो कि हाँ हम लोग पढ़ते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर ठीक है, कॉकरोच वगैरह का ये सब दिए। ठीक है, अगली बार से हम लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। और क्या, एनटीए की बात कर रहे हैं हम एग्ज़ाम, अब टीचर्स तो ऐसा ही पेपर बनाएंगे ना जैसा उसके इरादे देखेंगे एनटीए के, जो कि 2025 में किए थे जैसे वो। तो इसमें क्या हुआ, इफ़ द टाइम, इसमें देखो जैसे कि दिया है एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, इफ़ द डायरेक्टली नहीं, मुझे ये जंक्शन वाले क्वेश्चन मेरे कभी गलत नहीं होते, मतलब एकदम आँख बंद करके कुछ भी दे दो कर देते, लेकिन इसमें देखो दिमाग लग गया, लेकिन सही। इफ़ द टाइट जंक्शन इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर टू बी डिसरप्टेड, व्हाट वुड बी द मोस्ट इमीडिएट एंड डायरेक्ट कंसिक्वेंस। तो मैंने फर्स्ट सेकंड पढ़ा नहीं होगा। देखो टाइट जैसा क्या होता है, ये जो है हमारे लीक, मतलब कि कोई भी चीज़ होता है ना टाइट क्यों होता है, वो लीकेज से स्टॉप करता है, मतलब कोई भी चीज़ जो होता है लीक नहीं होने देता, हमारे सेल्स में लीकेज को रोकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर टाइट जंक्शन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड पासेज ऑफ सब्सटेंस होगा ना फ्रॉम द इंटेस्टिनियल ल्यूमेन इन द बॉडी फ्लूइड्स। बात सही है, टाइट जंक्शन क्या लीकेज को रोकता था ना, तो अगर वही डिस्टर्ब हो गया तो अनकंट्रोल्ड पासेज होगा। तो ये हाँ ठीक है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला भी था, और हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। बाकी मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो मुझे मतलब गुस्सा भी आ रहा था, ये क्या है। ठीक है, हाँ ये सब बताया जाता है, जब जो भी बैच लिया होगा ऑनलाइन, तो उसमें समाप्ति मैम लोग मतलब नोट्स में लिखवाती हैं, सब कुछ पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। ठीक है, बाकी इसके 2025 के पहले जो भी पेपर होते थे उसमें तो इतना सब की ज़रूरत नहीं होता था, हो जाता था आधे से नहीं, मतलब ठीक ठाक नॉलेज से हो जाता था। मतलब मुझे जहाँ तक ये चैप्टर मेरा फेवरेट था, लेकिन अब फेवरेट नहीं रहा ऐसे क्वेश्चन देख के। बाकी ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो, इफ़ द माल्फिगियन टेबल्स ऑफ कॉकरोच वर टू बिकम नॉन फंक्शनल, व्हाट वुड बी द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। तो माल्फिगियन टेबल क्या होता है, वहाँ से नाइट्रोजन इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो रिमूवल होता है कॉकरोच में, तो माल्फिगियन टेबल ही होता है, जो कि 100 से 150 होता है ऐसे। हाँ, तो मेरा ध्यान सीधा यहाँ गया, नाइट्रोजनस वेस्ट डायरेक्ट यहाँ पे गया, ये सब छोड़ दो, ये सब कोई लेना देना है ही नहीं, डाइजेस्ट फूड ऐसा कुछ होता ही नहीं। माल्फिगियन टेबल में जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल ही होता है, तो मेरा दिमाग यहाँ पे है। फिर मैं चारों ऑप्शन पढ़ती हूँ। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स वुड एक्यूमुलेट इन द हीमोलिफ, बाकी ऑक्सीजन में ये सबसे कोई मतलब है नहीं, तो यही आंसर होगा। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन दो और ऐसे ऑप्शन दो जिससे कि हम एलिमिनेट कर पाए, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन देते हो, ऊपर से ऑप्शन भी ऐसे रखते हो कि एलिमिनेट भी नहीं हो पाता है। बाकी इसमें ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का भी आ गया है, ऊथीका वाला, कि ऑन एन एवरेज 9 to 10 ऊथीका होता है, और हर एक में 14 से 16 एग्स होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि एक सिंगल फीमेल कॉकरोच अकॉर्डिंग टू दिस फिगर क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल नंबर ऑफ निम्फ दैट कैन प्रोड्यूस बाय अ सिंगल फीमेल कॉकरोच अकॉर्डिंग टू दिस फिगर्स। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 × 16 आ जाएगा 160।
हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ 166 नंबर क्वेश्चन क्या था। द टू प्राइमरी सेल्स टाइप इन न्यूरल टिश्यू न्यूरॉल एंड न्यूरोग्लियल द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेल टाइप इज़ द मोस्ट एनालॉगस टू। आप खुद से ये चारों ऑप्शन पढ़ो, आपको कौन सा लग रहा है कि सही होगा 166 का। आप चारों ऑप्शन पढ़ो खुद से, आपको क्या लग रहा है कौन सा होगा ऑप्शन इसमें। मुझे तो पहला लगा, पता नहीं क्यों पहला लगा, बस पहला लगा मुझे, फर्स्ट लगा। क्योंकि यार ये लोग जो है ना, जैसे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आधा ये लोग ने मसल्स के बारे में भी दिया है, आधा न्यूरॉन्स के बारे में दिया, आधा आधा सब कुछ दिया। बाकी ये सब चैप्टर तो मसल्स हमारा तो लोकोमोशन का है, और ये न्यूरल सिस्टम वाला तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते। तो मैंने इसको वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ा कि हाँ भाई ये टिश्यू का चैप्टर है तो टिश्यू से रिलेटेड आएगा, कॉकरोच से आएगा, फ्रॉक से आएगा। बट मेरी गलती थी, क्योंकि नीट एग्जाम में तो सब कुछ मिक्स होकर आता है, तो बस टेस्ट पेपर भी इस अकॉर्डिंग बनाया गया मिक्स करके। इसको मैंने उतना ध्यान से नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ा था, इसीलिए गलत। आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है सही होगा। बाकी ये आप लोग देख सकते हो क्या से क्या ही पूछा है। इसमें पूछा था चूज़ द इनकरेक्ट, तो इसमें मैंने ये पढ़ा, हाँ फिर ये भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ा मैंने, इनकरेक्ट पूछा है। तो अ मस्कुलर फ्रॉग टंग इज़ प्रेजेंट विच इज़ ट्राई लोब्ड। मेरा दिमाग यही गया, ट्राई लोब्ड, ट्राई नहीं होता है, बाई लोब्ड होता है। उनका जो टंग होता है फ्रॉग का वो बाई लोब्ड होता है। तो बस यही गलत हुआ, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा था तो वही थर्ड होगा, ठीक है। बाकी आपको मैं केमिस्ट्री दिखाती हूँ एक बार। आप लोग स्पीड चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। और ईयरफोन लगा के सुनना अगर बाहर की वॉइस ज़्यादा परेशान कर रही हूँ। यहाँ पे आसपास रेलवे स्टेशन है जो कि ट्रेन वगैरह आती जाती है, तो इसीलिए आवाज़ इतना ज़्यादा सुनाई देता है। हाँ, तो देखो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा तो मतलब अब उसमें कैलकुलेशन तो कुछ होता नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का निकालना, अंदर डालना, यही सब होता है अंदर बाहर, ठीक है। जैसे कि ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पूछा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किसमें हो रहा है। तो ये देखो मैग्नीशियम का हमारा, मैग्नीश का जो होता है ऑक्सीडेशन से +7 होता है, +7 से +2 जा रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 5, तो 5 यही फर्स्ट ऑप्शन होगा। बाकी क्रोमियम का देख लेते हैं +6 से +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। यहाँ मैग्नीज का देख लेते हैं +6 से यहाँ पे +4 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। यहाँ पे +6 से +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट। बाकी इसमें कैलकुलेशन बहुत आया था यार, ये देखो। जिसको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी और क्या, हाँ बॉटनी जूलॉजी, जो भी, तो कमेंट में बताना। तो मैं फिर इसका अगली बार से जो भी टेस्ट होगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी केमिस्ट्री, या फिर एक में ही दे दूँगी सबका। इससे आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी होगी, बहुत अच्छे से रिवीजन। मेरा तो पेपर के थ्रू ही आधा से ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। टेस्ट होता है तो मुझे अच्छा लगता है यार कि हाँ चलो इसके थ्रू रिवीजन हो रहा है, औकात पता चलिए कितना पढ़े कितना नहीं। बाकी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था यार, जूलॉजी का पेपर देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। बट अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है 28 सितंबर को, जिसमें हमारा आ रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और द लिविंग वर्ल्ड, ऑल सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। और केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या था, थर्मोडायनेमिक्स और सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम था। तीनों मुझे पढ़ना है। और ब्रीथिंग तो मैंने पहले से तैयार कर लिया था, बट अभी ये पेपर देख के ना अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी, अब उसको और भी डीप में पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। डीपीपी भी लगा लिया था, बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। ये भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, गलत 2-3, बाकी ईजी था। मुझे नहीं लगता वैसा कुछ आएगा, तो मुझे और ज़्यादा डीप में पढ़ना है। बाकी देखते हैं, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स तो मुझसे मत ही पूछना, फिजिक्स सबका वीक होता है, मेरा भी वीक है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट, बाकी मैं तो करूँ ना, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछना कमेंट में, मुझे जितना होगा मैं बताऊँगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और जुड़े रहना चैनल के साथ। वीडियो आते रहेंगे, थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि हाँ तैयारी करनी होती है मुझे भी, और टाइम मिलता है तो वीडियो बनाती हूँ। बाकी ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।